ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपकी बचाई ना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंकित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। डीडीसी रियासी के मेंबर जगजीवन लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इन्होंने माड़ी और सीला में कुछ शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या क्या उद्घाटन और शिलान्यास आज इन्होंने किया है। सर, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। किन किन कार्यों का आज आपने शिलान्यास किया है और उद्घाटन किया है? आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और वेलकम करता हूँ आपके इस चैनल से जो आप लाइव टेलीकास्ट कर रहे हो। और साथ ही साथ में मेरे साथ बीडीसी चेयरपर्सन और सरपंच रवि कुमार जी, पंचेस और दीगर हजरात जो इस वक्त यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी मौजूदगी में बहुत सारे कामों को आज हमने शुरुआत उनकी की है, उनका शिलान्यास रखा है। सर, मास्क ऊपर कर रहे हैं क्योंकि मास्क बिल्कुल मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लोगों को ये हदायत दे रहा हूँ कि मास्क ज़रूर पहनिए, 2 गज की दूरी ज़रूर रखिए और बार बार अपने हाथ धोते रहें। यही एक सबसे बड़ी फाइट अगेंस्ट दी कोविड-19 है। और साथ ही साथ में मैं लोगों को कह रहा हूँ कि हर तबके के लोग, चाहे वो +17 से +44 तक, 45 से लेकर 60 तक और 60 से लेकर के ऊपर के जितने भी लोग हमारे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो जाएं। और सरकार से मेरी ये अपील है, मैंने कहा है कि जिन्हें इतने ही मुहैया करें वो अपनी वैक्सीनेशन और ताकि लोग सब वैक्सीनेट हो जाएं और इससे बहुत बड़ा कंट्रोल होगा कोविड-19 पर। और ये बहुत बड़ी महामारी है, ये इससे अभी मुक्ति नहीं मिली थी। ब्लैक फंगस और वाइट फंगस भी नमूदार हो गया है, उसको भी सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है। तो उसके लिए भी जो उपाय हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। और जान है तो जहान है। पहली फुर्सत में, पहली अबलियन फुर्सत में हमें जान की तरफ तरजीह देनी चाहिए। और बड़ा सहल तरीका है कि डिस्टेंसिंग रखें और मास्क पहनें और हाथ धोते रहें। ये तो एक बात है, लेकिन उसके साथ साथ ये कोरोना मुझे नहीं लगता कि जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे साथ काफ़ी आगे बढ़ेगा, चलेगा साथ साथ। तो उसके साथ हमने जीना सीखना है, उसमें हमने अपनी डेवलपमेंट भी देखनी है और अपना रोज़गार भी हमने आगे चलाना है। तो उसी की वजह से जो हम मेंबर्स डीडीसी के चुने गए थे, 2 महीना पहले ये उद्घाटन हो जाने चाहिए थे, लेकिन लॉकडाउन 1 महीना लगातार रहने की वजह से हमें ये बर वक्त नहीं हम कर पाए। लेकिन फिर भी हमने शुरुआत शुरू की है। और आज ही मैंने माड़ी के अंदर, माड़ी पंचायत ए और माड़ी पंचायत बी में 3 बड़े कामों को उनका शिलान्यास रखा है, फाउंडेशन स्टोन्स रखे हैं और कामों को हमने शुरू किया है। एक गली नंबर 3, वार्ड नंबर 3 जिसे कहते हैं माड़ी के अंदर, और वार्ड नंबर 3 में ही दूसरी एक बड़ी गली है जिसके ऊपर लाखों रुपए खर्च होंगे, वो भी हमने शुरू किया है। उसके साथ साथ वहाँ एक माड़ी बी के अंदर एक ब्रिज का उद्घाटन किया है, स्मॉल ब्रिज जिसे कहते हैं, पुली जिसे कहते हैं। आर पार आने के लिए लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत थी, 5 लाख की मालियत से। उसको भी आज हमने शिलान्यास और फाउंडेशन स्टोन रखा है। मैं मशकूर हूँ पंचों सरपंचों का, चेयरमैन मैडम का और बीडीओ साहब का ख़ास तौर से, और उसके साथ उसका अमला जो है वो शाना बिशाना हमारे साथ चल रहे हैं। बिजली और पानी के महकमे के लोग भी मेरे साथ थे, उन्होंने भी बड़ी कोऑपरेशन दी है। और मैंने लोगों को बताया है कि माड़ी के अंदर यहाँ हम वो काम शुरू कर रहे हैं, वहाँ पानी के लिए 6 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट हमने चालू किया है। और 1 करोड़ और 20 लाख रुपया रेलवे वालों ने दिया था पानी के लिए, जिसमें कुछ महलों को और कुछ बार्स को वो पानी मिलना चाहिए था। कुछ को मिला है, कुछ आज भी वंचित है पानी से। उनका गिला है
कि हमारी तरफ भी ध्यान दें। महकमा पानी को मैंने हदायत दी है कि वो उसकी तरफ फौरी तौर पर तवज्जो दें और उसका काम करें। साथ ही मैंने लोगों को कहा है कि अपना ध्यान रखें, और ध्यान के साथ साथ मैंने 6 करोड़ रुपया जो पानी के लिए दिया है वो घर घर 20 जल जीवन योजना के तहत वो एक बड़ी स्कीम है, 6 करोड़ रुपए की स्कीम होगी। और उस स्कीम के ऊपर हमने बहुत बड़े से दरिया चनाब से वो पानी लेकर के उसको लिफ्ट करेंगे और जहाँ तक ले जाएंगे ऊंचाइयों तक, उसकी पहाड़ियों तक ऊपर बड़े रिजर्वायर्स बनेंगे और रिजर्वायर्स के ज़रिए लोगों के महलों में और गांव के अंदर पूरे पानी होगा। वो 24 आवर्स नलके चलेंगे, वो हमने प्रावधान कर दिया है। इसके साथ साथ उसके बाद मैं सीला के अंदर हूँ, यहाँ भी पानी की, और वहाँ पर हमने माड़ी के अंदर हमने 33 बड़े घरों के लिए एक माड़ी ए और माड़ी बी के अंदर एक में 33 और एक में 18-20 घरों का ऐलान किया है। PMYA के तहत जो मकान बनते हैं वो मकान भी बनना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे बेनिफिशरीज मेरे साथ मिले हैं और बहुत खुश हैं कि शुक्र उस भगवान का, अल्लाह का, ईश्वर का, परमात्मा का कि हमें इस किस्म की नेमतें मिलना शुरू हो गई है। और इसके साथ साथ मैं अब यहाँ सीला के अंदर हूँ। सीला में भी ये डाइवर्शन एक प्रोजेक्ट जो है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर 3-4 लाख रुपए की लागत से ये चलेगा। और इसमें भी मेरे साथ सारे पंच, सरपंच और चेयरमैन साहिबान मौजूद हैं। हमने इसको भी काम को आगे चलाने का काम शुरू किया आज। इसके अलावा ये एक और काम है, वो लैंड लेवलिंग का काम है, शायद उस पर भी 4-5 लाख रुपए का काम होगा। वो भी हमने 2 लाख का वो काम है, उसको भी हमने शुरू कर लिया है। तो इसी तरह से ये उद्घाटन होते रहेंगे, काम चलते रहेंगे। सर, जब ये कोरोना कर्फ्यू चल रहा था तब आप नहीं दिख रहे थे क्योंकि लोगों को राशन की भी ज़रूरत थी, लोग बेरोजगार हुए थे। खासकर अगर मजदूरों की बात करें जो डेली दिहाड़ी लगाते हैं और कमाते हैं फिर खाते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप नहीं दिखे, आप रियासी में नहीं आए। तो चुनाव से पहले जो सवाल उठता था कि आप बाहरी हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, नहीं है DDC कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो कहीं ना कहीं जीतने के बाद आप यहाँ पे कम दिखेंगे, ऐसा लोग कहते थे। तो वही होता दिखा है, जब मुश्किल दौर था, लोगों को ज़रूरत थी, आपको पहुंचकर राशन किसी तरीके, चाहे सरकारी राशन हो या फिर अपने लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं की मदद से। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैं हमेशा लोगों का साथ जुड़ा रहता हूं, लोगों के साथ चलता हूं, लोगों की मुश्किलात को हर 2 सूरत में मैं दूर करता हूं। पहले आप रियासी कब आए थे? पिछले अगर कोरोना कर्फ्यू के 4 हफ्तों के करीब की बात करें, मैं बीच में लोगों के साथ कहीं हर गांव में, हर पंचायत में जाता हूं, लोगों से बातचीत। अंतिम बार कब आए थे? इससे अंतिम बार 1 हफ्ता पहले मैं अभी इधर था, अपनी पंचायत में माड़ी के अंदर था। वहाँ हमने बैठ के लोगों के साथ जनरल बातचीत की और मुश्किलात का जायज़ा लिया। यहाँ तक तल्लुक आप है कि आप कहते हो कि उनको राशन मिलने का मतलब, हमने, आप पूछ सकते हो असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज और DC साहब को जो पहले चले गए, और दूसरे DC साहब से मैंने बात की। मैंने कहा कि लोगों को एक इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान करें। यहाँ सिर्फ DC ही नहीं, मैंने LG से भी बात की, अपने ट्विटर से उनको बताया कि लोगों की इस वक्त यानी कोरोना के अंदर मजदूर बेकार हैं, रेडी वाला बेकार है, पौनीज वाला बेकार है। मेरे पास सबूत मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। मैं मशकूर हूँ LG साहब का कि मेरे कहने पर उन्होंने पिट्ठू वाला, घोड़े वालों को, कटरा के अंदर बहुत सारे जो वंचित लोग थे, जो जिनको मुश्किलात का सामना था, उन्होंने उसके लिए रियायतें रखी और लोगों को भी। और मैं ये कहता हूँ कि राशन का जहाँ तक तल्लुक है, कोई किस्त अभी तक जारी हुई है उन्हें? बिल्कुल, उनको अपने अपने लेवल पे जो उनकी ड्यू किस्तें थी वो उनको मिल रही हैं। और कुछ ऐलान सरकार ने किए हैं। सरकार के पास भी इतना धन नहीं है कि वो लोगों को घर बैठे कुछ दे पाए। दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि अब वो कोरोना हमारी जान छोड़े, ताकि लोग अपने जो काम है हमारे उसके ऊपर वो जुट जाएं और अपने लिए अपनी कमाई खुद कर पाएं। माइनिंग का मुद्दा आपने चुनाव से पहले उठाया था और दावा किया था आपने, आपको याद होगा इंटरव्यू में भी आपने कहा था। अब जीतने के करीब 5 महीने तो आपको हो चुके हैं, 5 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। अभी तक कुछ ही ब्लॉक खुले हुए हैं, बाकी के ब्लॉक, रियासी की अगर बात करें तो एक ही ब्लॉक जो खुला हुआ है। दो ब्लॉक, दो ब्लॉक, कंथान भी रियासी में, वो अलग से है। रियासी में 2 ब्लॉक अगर खुले हैं तो बाकी ब्लॉक कब तक खुलेंगे? रेट को लेकर मामला था, वो अभी तक देखिए, मेरी बात सुनिए कि मैंने 12 बार सरकार से ये मुद्दा उठाया है और मैंने रेट तक सरकार को मुहैया किए। पुराने DC से और नए DC से मैंने कहा है कि रेट फिक्स करो, क्योंकि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो DC रियासी है और उसको बिल्कुल करना चाहिए। ये बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। और
मैं लोग चाहते हैं कि मैं सड़कों पर आऊँ, लेकिन मैं इस वक्त कासर हूँ, क्योंकि अगर मैं करता हूँ तो इस कोरोना के अंदर एक बड़ी उल्लंघना होगी। कर्फ्यू जब चल रहा हो, कर्फ्यू लॉकडाउन हो, तो उसमें एजिटेशन नहीं कर सकते हैं, बल्कि खुल करके लोगों के पास भी नहीं पहुँच सकता है आदमी। तो इसलिए मैं दुआ कर रहा हूँ ऊपर वाले से जल्दी हम इससे छुटकारा मिले, और फिर आप देखिए कि हम हर सूरत में हम इन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। यही नहीं है, बल्कि टोल प्लाजा की बात भी है, वो भी अक्सर व बेशतर चलती है। मैंने रियासी की तमाम सियासी पार्टियों को ये दरख्वास्त की थी कि आइए मिलजुल कर रियासी की तरक्की के लिए हम एकजुट होकर के काम करते हैं। तो मुझे कोई अच्छा रिस्पांस अभी तक नहीं मिला है, लेकिन बहसीयत अपनी पार्टी जो मेरे पास है, मैंने उसके लिए अपना वचनबद्ध हूँ कि जो वायदे मैंने किए उन पर मैं पूरा उतरूँगा और उनको मैं आगे लेकर के चलूँगा। ये मुद्दे अहम हैं, और मैंने डीसी को, हमारी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस एक हुई जिसमें मैंने डीसी साहब को कहा कि आप कहते हो मनरेगा के काम लगाओ, आप कहते हो फलाना काम शुरू करो, जब तक आप रेता बजरी और पत्थर का व्यवस्था नहीं करोगे तब तक मैं समझता हूँ कि कोई काम, हर काम बेईमानी है। अगर हमारे पास अपना जखीरा है, ये अपना माइनिंग हमारी अपनी थी और इससे पहले हमें मिलती थी, वो आज सरकार हमें नहीं दे रही है, तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। अभी भी उसके लिए मुझे लड़ना इलीगल तरीके से मिल रही है, मानते हैं साहब? अधिक रेटों में मिल रही है। मैं मानता हूं कि आज भी इलीगल तरीके से चल रही है माइनिंग, और सरकार के एहलकार जो है उसमें सारे एजेंसीज उसमें इन्वॉल्व है। मैं सबको इल्जाम लगाता हूं। जिम्मेवार तो वो एजेंसी है ना जिनको रोकना था। अगर इलीगल चल रही है तो जिम्मेवारी जिसकी थी उसने नहीं रोका है, और लीगल चलते हैं, धंधा चल रहा है ये। और हमने बार बार भी मुद्दा उठाया है, लेकिन दुआ करो भगवान से, फिर कह रहा हूं मैं कि ये कोरोना हटे और उसके बाद आप देखेंगे हम अपने रूप में होंगे, अपनी पूरी एक ज़बरदस्त इसके ऊपर लोगों की सुनवाई करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे, पूरी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त यही है, बार बार मैं कह रहा हूं कि इस वक्त कुछ करेंगे तो बहुत बुरा होगा। लोग अगर इन्वॉल्व हो जाएं, घरों के घर खाली हो गए हैं कोरोना की वजह से, इस वक्त हमें संयम बरतना होगा। मुश्किल दौर से मेरे लोग गुजर रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन कितनी देर और कर सकते हैं, ये सब्र का पैमाना किसी वक्त भी टूट सकता है। इसलिए सरकार से मेरा मुतालबा है, रेट फिक्स करो और माइनिंग्स खोलो। ये हमारे पिछले दिनों मैंने बंद करवा दिया था सारा, आपको याद होगा, आप गए थे वहाँ पर मौके पर। ये डेरा बाबा बंदा और उसके पीछे वाले, हमने आगे वो लगा दिया था, एक टोकन हड़ताल की थी वो, कि देख लीजिए लोग नापसंद कर रहे हैं। बड़े बड़े डंपर लेकर के, मेरा जो बनाया हुआ पुल था 1985 में मैंने बनाया था, वो इसमें अपने पेई नाले पर, वो भी टूटने की कगार पर आ गया है। फिर वो बंद हुए, मतलब छोटे गाड़ियाँ उस पर चलना शुरू हुई, लेकिन उस पर कोई पाबंदी नहीं लगी। आज भी वो जारी है काम, इलीगल चल। अभी मुझे आज सुबह मेरे एक्स सरपंच हैं एक बोधराज जी, मुझे बता रहे थे कि मेरा कल एक जानवर, उसमें जो माइनिंग करते हैं इतना गहरे चलेंगे, जानवर नीचे गिर गया था और एक बंदा भी गिर गया था, वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। इसलिए ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है लोगों के साथ। सरकार को सारे काम छोड़कर पहले इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और लोगों को मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो गांधीयन रास्ता इस्तेमाल करें और सड़कों में आकर के सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं। डीएमओ से बात होती है आपकी? इस डीएमओ पहला जो था उससे हुई है, लेकिन नया जो आया है वो खुद कंफ्यूज है अभी। उसको यानी प्रेशर है फ्रॉम ऑल साइड्स, आई डोंट नो कि कहाँ का प्रेशर है उसके ऊपर। वो कंफ्यूज बातें करता है, मुझे नहीं लगता कि कोई सही ढंग से वो कोई जवाब दे पा रहा है। वो खुद महसूस करता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन कह नहीं सकता है क्योंकि गवर्नमेंट मुलाजिम है। इसलिए मेरी उससे डीएमओ से गुजारिश है कि वो खुददारी का जज्बा रखें, खुददारी से इसका सामना करें, और हम उसके साथ हैं। अगर कोई गलत होगा तो हम उसका पूरा साथ। बारादरी में करीब 1.5 हफ्ता पहले भी माइनिंग का एक रात के समय में वाकया सामने आया था। बीडीसी चेयरमैन जो मौजूद भी हैं वो भी वहाँ पे थी, और कुछ पंच इसी पंचायत के वहाँ पे मौके पर गए थे। 5 वाहनों पर जुर्माना भी हुआ था, लेकिन वहाँ पे वाहन ज़्यादा मौजूद थे, मशीनें भी थी। तो क्या लगता है ऐसे में क्यों पुलिस द्वारा सभी वाहनों को जब्त नहीं किया गया, क्यों सभी वाहनों को चालान नहीं किया गया? ये बहुत ही सोचने लायक बात है। चेयरमैन साहिबा भी गई, बहुत सारे पंच सरपंच भी वहाँ गए, गाड़ियाँ पकड़ी भी गई, कुछ उनके द्वारा पकड़ी गई। फिर वो उन्होंने कहा इनको हम ले जाएंगे, पुलिस ले गई और कहते हैं कि हमने कुछ गाड़ियों को जुर्माना किया, कुछ को छोड़ दिया है। ये जो मनमानी चल रही है ये ज़ाहिर करती है कि ये एक ही रियासत में, एक ही ज़िले में 2 कानून चल रहे हैं। यानी माइट इज़ राइट, जिसके हाथ ताकत है वो निकल रहा है, जिसके हाथ ताकत नहीं है वो बेचारा दरदरी ख्यालों में है। इसलिए मेरी गुजारिश होगी सरकार से
ख़ास तौर पर डीसी साहब से कि अपने रेट फिक्स करें और ब्लॉक्स जो हमारे रुके हुए हैं उनको खोलें ये, और कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं गिर जाएगा। ये वही माइनिंग है जो हम फ्री का अवकाश थोड़े पैसों में ले जाते थे। आज क्या हो गया, आसमान से कोई यूनियन टेरिटरी बनने के बाद सारे रेट्स बढ़ गए, सारे कानून बदल गए, सारा कुछ बदला जा रहा है। इससे लोग नाराज हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के घर भी इतने अगर अधिक रेट में ये सैंड बजरी मिलेगा या अन्य मटेरियल मिलेगा तो कैसे होगा? मैंने पहले ही बताया कि आप रेट रिव्यू कर लीजिए। ये जो 10 रुपये 9 रुपये 80 पैसे का जो रेट है, ये लोगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा हर काम के अंदर। यानी आपकी जितनी कास्ट है उससे ज़्यादा आपको रेता बजरी पे ही खर्च करना पड़ रही है। आप अपने मकान बंद हो गए हैं। PMA-22 में जो केस आए हैं, उन गरीबों ने कहाँ से लाना रेता बजरी? अभी मैंने पिछले, तो आप कहते हो मैं आई एम ऑलवेज इन टच विद द गवर्नमेंट। मेरा एक माड़ी में एक ट्रक पकड़ा गया, 2386 नंबर है उसका, पकड़ा गया था, और उसने अपने घर के पास से बजरी उठाई माड़ी में, और उसको 8-10 हज़ार रुपया जुर्माना करके उसने छुड़ाना पड़ा। तो कोई जुर्त करेगा अपना मकान बनाने के लिए बजरी या रेता बाहर से लाए? कितना बड़ा अन्याय है। हमारा अपना माइनिंग है। मैंने सरकार से ये बार मुतालबा किया कि जो नरेगा के काम हों, इसमें पहले ही रेट बड़े कम है, जो नरेगा के अंदर काम हों, यो पंचायती राज के अंदर काम चल रहे हैं, या दूसरे भी काम जो है, वो उनके लिए बाज़ाब्ता कोई एक सिलसिला कायम किया जाए जिसमें लोगों को एक रियायती रेट पर ये सारा मटेरियल मिलना चाहिए। और दैट अथॉरिटी लाइज विद द डिप्टी कमिश्नर रियासी। मैंने डीसी साहब को टेलीफोन करके बताया था कि यू आर द अथॉरिटी। टेलीफोन नहीं बल्कि वर्चुअल मीटिंग में डीसी वाज लिसनिंग, आपस में बात हो रही थी। मैंने उसको कहा मैं आपको, लेकिन उनके द्वारा पब्लिक हियरिंग बाद में की गई। पहले जो ब्लॉक अलॉट किए गए उससे पहले पब्लिक हियरिंग भी नहीं की गई थी, जो पूर्व डीसी थे रियासी। नहीं, वो तो वो उस पर मैं तबसरा नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे इधर से चले गए हैं वो। लेकिन जो नए आए हैं उसकी जिम्मेदारी है वो हर पहलू को जांच कर उसका सही फैसला करे। चलिए सर, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करेंगे। जब स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की ज़रूरत है इस समय पर, या फिर कुछ बढ़ाई भी गई होंगी, तब भी आप कहीं नज़र नहीं आए, कहीं दिखे नहीं कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हुए सिटी स्कैन की बात हो या फिर टेस्टिंग, रैट टेस्टिंग को बढ़ाने की बात हो। मैं एक पार्टी रिप्रेजेंट करता हूँ, पार्टी का सीनियर मोस्ट आदमी हूँ। मेरे नीचे और अगले पीछे एक अमला है, मेरी पार्टी के लोग काम करते हैं। आपको मालूम होगा कि जब उधर से वो सिलेंडर लेकर के भागने लगे थे, मेरी ही पार्टी का तारक भट्ट और ये अपना पवन और बहुत सारे मेरे साथी दौड़कर वहाँ गए, हमने रुकवा दिया। मेरे साथियों ने कहा गाड़ी ऊपर से गुजरेगी, और उसके पहले मैंने डीसी को कहा कि आप चाहते हैं कि मैं भी मैदान में उतरूं? उसने कहा आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं ले जाएंगे। हमने रुकवा दिए थे वो, लेकिन उस बेचारे की बलि लग गई, वो ट्रांसफ़र कर दिया गया, और फिर नया डीसी आ गया, उसने हमारा साथ दिया, उसको वहाँ से हटा दिया गया। ये मेरा इल्ज़ाम है। तो इसलिए दवाइयाँ देना या लेना, मैं पैरामेडिकल स्टाफ का बहुत मशहूर हूँ कि उनका काम है, वो दे रहे हैं, वैक्सीनेशन हो रही है। कहीं कहीं जहाँ कमी होती है तो मीडिया के माध्यम से या फिजिकल कहीं मुलाकात के जरिए हम सरकार को, खास तौर पर डिप्टी कमिश्नर को बताते हैं ये जानकारी लेते हैं आपकी कितनी टेस्टिंग हो रही है। अगर केस कम है तो टेस्टिंग तो कहीं कम तो नहीं। मेरे पास इस वक्त भी पड़ा हुआ है, आप पूछ सकते हैं। मैंने उनको 3 T दिए थे। 3 T का मतलब होता है ट्रेसिंग और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। मैंने 3 T के ऊपर उन्होंने कहा बात करो। खासतौर पर पहाड़ी एरिया जो हैं, पहाड़ों के अंदर वो बसने वाले जो गूल गुलाबगढ़ के लोग हैं, या इस साइड पर वो जो टोट छाड़ी के इस तरफ के लोग जो हैं, मैंने कहा उनको ये जो बेड 5 बेड का ऐलान सरकार ने किया। मैंने LG से बात करके उनको ये मशवरा दिया था कि 5 बेड के अस्पताल और ऑक्सीजनेटेड होने चाहिए। तो अभी आपके जो DDC कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्या सभी पंचायतों में बन चुके हैं कंसंट्रेटर, वहाँ पे आ चुके हैं सैनिटाइजर? नाम मात्र हैं, सिर्फ नाम के है, कुछ नहीं उधर, ना कोई ऑक्सीजन है ना कुछ है। बातें ज़्यादा हैं, काम कम है, बस यही मैं तो आपको उठाना चाहिए ना इन मुद्दों को। मैं उठा रहा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने बार उनको कहा है, डीसी को कहा है, सबको मैंने कहा कि आप सिर्फ नाम मात्र काम नहीं कीजिए बल्कि प्रैक्टिकल कीजिए। वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनकी पूरी मदद करें। तो मैं यकीनन आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम डट कर लड़ेंगे, लोगों के मसाइल के लिए लड़ेंगे। लोगों की जान बचाने की इस वक्त ज़रूरत है। राशन के लिए मैं लड़ा हूँ,
राशन के लिए मैंने कहा कि 3 महीने का फ्री राशन दिया जाए। मैं लोगों की पेंशन्स के लिए मैंने कहा पेंशन्स दी जाएं। जिनके घर से 2-2 आदमी मर गए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, 5-5 हज़ार रुपया पर मंथ की उनके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम सरकार करे। इस तरह से तब जाकर के देश के लोग आगे बढ़ेंगे। ये सबकी महामारी का मतलब है किसी एक आदमी की बीमारी नहीं, सबकी बीमारी है और उसको दूर करने के लिए सब ने जोर लगाना, तो सब लगाएं। मैं मीडिया कर्मियों को आपका बहुत मशकूर हूँ कि इन हालात में आप अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी लोगों के बीच होते हैं। आपको मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप लोगों के साथ जुड़े हैं और लोगों को लेके आगे चल रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, धन्यवाद। तो हालात ख़राब हैं, मिलकर सबको काम करना होगा। इसके अलावा भी कुछ सवालात किए गए, क्योंकि लोग भी हमें कह रहे थे डीडीसी जो मेंबर हैं रियासी के, वो कहीं ना कहीं कोरोना कर्फ्यू में नहीं दिखे हैं। जब इनसे सवालात किए गए तो इन्होंने कहा कि लगातार ये प्रशासन के टच में है और लोगों के भी टच में है, और जहाँ ज़रूरतमंद लोग इन्हें दिखते हैं उनकी मदद भी ये करते हैं। तो चलिए, फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।